हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको थैंक्स कहना पड़ेगा। मैनी ऑफ यू हैव जॉइंड आवर टेस्ट सीरीज इन विच द फर्स्ट मॉक टेस्ट इज फ्री. It is a series of 10 full length, that is full syllabus mock test series for prelims 2022, and the cost of this test series is 599. इसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और पहला टेस्ट आपका फ्री है, ऑनलाइन मोड में होना है। तो आपको उसमें जितने बेनिफिट्स हैं, एक्सप्लेनेशंस, डिटेल एक्सप्लेनेशंस विद आंसर्स एंड स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका लीडर बोर्ड पे परफॉर्मेंस क्या है, परसेंटाइल स्कोर क्या है, कितने लोग आपसे आगे हैं, आपकी रैंक क्या है, आप खुद देख सकते हैं। टेस्ट को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो आई विश मोर ऑफ यू ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज। थैंक यू। चलिए, अब तक हम लोगों ने फंडामेंटल राइट किया है, अब हम करते हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस कराए थे। होप यू एंजॉयड द क्वेश्चंस एंड मेनी ऑफ यू हैव गिवन द आंसर्स ऑल्सो। आज करते हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, इसको समझते हैं आज। पार्ट 4 डीपीएसपी। पार्ट 4, so part 4 from article 36 to 51. As we know, from article 12 to 35 it is fundamental rights, and in fundamental rights there are many categories, and from 14 to 18 rights to equality, 19 to 22 rights to freedom, 23-24 is rights against exploitation, 25 to 28 freedom to religion, 29-30 is cultural educational rights, and then rights to constitutional remedies, वो हमने डिस्कस किया। फिर कुछ अमेंडेबिलिटी डिस्कस की। अब डीपीएसपी की बात करते हैं। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। in fact this is one of the most important part of the constitution, that is डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4, क्या लॉजिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, इस लॉजिक को समझते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब संविधान बन रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर सेड कि वी आर टॉकिंग ऑफ पॉलिटिकल राइट्स और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, but what about socio-economic empowerment? What about this? If we are treating everybody as equal so far as rights to vote is concerned, right to contest election is concerned, right to hold public office is concerned, ठीक है, यहाँ तक तो हमने सबको बराबरी देने की बात की है कि सबको हर वोट की वैल्यू बराबर होगी, सबको वोट देने का एक सा अधिकार है। बट दिस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज यूजलेस इन द एब्सेंस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसलिए वो उद्देश्य जो संविधान का उद्देश्य है, जो हम फंडामेंटल राइट्स मीन्स हैं, फंडामेंटल राइट्स मतलब पार्ट 3, वो मीन्स हैं जो हमको काफ़ी हद तक इस तरफ ले जाते हैं, हमको काफ़ी हद तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की तरफ ले जाते हैं। वो मीन्स हैं, वो ज़रिया है जिनसे हमको मिलेगा सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। और ये जो ज़रिया है ये हमको एक गोल की तरफ ले जाता है। वो गोल दिए हुए हैं
पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन गोल्स को ही हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब पार्ट 3 में हमने आपको पहले पॉलिटिकली एम्पावर किया, आपको राइट टू स्पीच दिया, राइट टू पार्टिसिपेट दिया, डेमोक्रेसी की बात की, आपको एम्पावर किया, राइट टू एवोकेशन किया, सारे अधिकार दिए, फ्रीडम, हर तरीके की फ्रीडम दी, आपको सेकुलरिज्म के बारे में आपको एम्पावरमेंट किया, आपके कल्चरल राइट्स को स्ट्रेंथन किया। इन सब को आपको ओवरऑल स्ट्रेंथन करते हुए अब हम उन उद्देश्यों की तरफ आपको ले जाते हैं जो अल्टीमेट उद्देश्य होता है किसी भी गवर्नमेंटल सिस्टम का, किसी भी गवर्नेंस का। वो उद्देश्य निहित है, इनहेरेंट है इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फॉर दिस पर्पस देयर वाज इंक्लूडेड in the constitution part 4 that is DPSP के बारे में ये लॉजिक है। चलिए अब आगे देखते हैं आर्टिकल 36 to 51 as I have told you it has been taken from Ireland. This has been taken from Ireland. This part 4 has been taken from Ireland and you should appreciate, you should remember that this was mentioned in Government of India Act as instrument of instructions. आप याद रखेंगे, this was, as I have told you, fundamental rights were not mentioned in Government of India Act 1935. Part 4 was mentioned as instrument of instructions. मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, गवर्नमेंट को, स्टेट को इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको फॉलो किया जाए ताकि लोगों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। इस उद्देश्य के साथ पार्ट 4 लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, वहाँ से ये लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब इनकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं पार्ट 4 की। देखिए, DPSPs क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहती है? These are certain suggestions, set of suggestions, these are a set of suggestions for who? For policy makers. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किसके तरफ से है? संविधान की तरफ से सजेशंस हैं। किसके लिए? पॉलिसी मेकर्स के लिए। क्या कहते हुए? इंक्लूड और अप्लाई these while framing any policy। जब भी आपकी पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हो इनको जरूर ध्यान में रखें। वाई? बिकॉज इफ डन, अगर ऐसा किया गया, वॉट एवर कम्स आउट, जो भी इससे आएगा, जो भी इसका रिजल्ट होगा, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट? दैट विल बी वेलफेयर ऑफ द पीपुल। दैट विल बी वेलफेयर ऑफ द पीपुल। ये साइकिल आप समझते जाइए। ये साइकिल है DPSPs is a set of suggestions for the policy makers. Who are policy makers? Executive, that is the government, जिसे हम आम भाषा में सरकारें कह देते हैं। एग्जीक्यूटिव चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो वो, या लॉ मेकर्स हो, दैट इज लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स। इनके लिए जो भी पॉलिसी बनाते हैं, इनके लिए सुझाव हैं। ये सुझाव क्या कहते हुए? ये बताते हुए कि whenever you formulate any policy, you should take into consideration, you should include and apply these principles in your policy making, because if you do, अगर ऐसा करोगे,
whatever comes out of that particular policy formulation, उस पॉलिसी के बनाने से जो भी बाहर निकलेगा, that will do nothing but welfare of the peoples. It means the whole part 4th is intending to do welfare of the people. ये उद्देश्य है उसका. एंड अगर लोगों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तभी उनका रियल डेवलपमेंट हो पाएगा, तभी उनका रियल विकास हो पाएगा. दिस इज द पर्पज ऑफ पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यही पर्पज है पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का. चलिए आगे देखते हैं इसमें. पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेट अस सी. बट ये कहां से शुरू हो रहे हैं? आर्टिकल 36. बट ये भी बोला गया, these are DPSP are non justiciable, meaning thereby what I told you, fundamental rights are justiciable. Why they are justiciable? Because if they are infringed upon or if they are violated by any agency of a state or any private individual, we can go against the state in the court of law for their enforcement. अगर फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट नहीं होता है या वॉयलेशन एनफोर्समेंट होने के बाद इन्फ्रिंजमेंट हो जाए, वॉयलेशन हो जाए, हनन हो जाए, तो हम उस एजेंसी के खिलाफ, जिसे स्टेट कह सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं ताकि वॉयलेशन खत्म कराया जाए, उसका एनफोर्समेंट कराया जाए. तो उनको हम जस्टिशिएबल राइट्स कह देते हैं. बट इनको बोला गया है ये नॉन जस्टिशिएबल. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इफ these are not applied, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, in policy formulation, it means no remedy lies in courts. मतलब यह है कि सरकारें, पॉलिसी बनाने वाले, इनको पॉलिसी फॉर्मुलेशन में अप्लाई ना करें, इंक्लूड ना करें, इन पे ध्यान ना दें, तो कम से कम कोर्ट ऑफ लॉ में तो हम नहीं जा सकते कि सरकारों ने हमको ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा नहीं किया. मतलब वी कैन नॉट फाइट फॉर देम इन द कोर्ट ऑफ लॉ, साइटिंग दैट द गवर्नमेंट इज नॉट इंप्लीमेंटिंग आवर दीज राइट्स विच आर मेंशन्ड इन पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये वहां पर इसलिए कहलाते हैं नॉन जस्टिशिएबल. तो बिकॉज वी कैन नॉट फाइट फॉर देम इन द कोर्ट ऑफ लॉ. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs. while for fundamental rights we can fight for in the court of law, but for DPSPs enforcement we cannot fight in the court of law. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. So this is the basic difference in DPSP. नॉन एनफोर्सेबल है, दैट इज नॉन जस्टिशिएबल है, और फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है. बेसिकली क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस इस कहने का मतलब ये है, फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिवली वर्डेड. उनका कहना है कि सरकारें ऐसा ना करें, डिस्क्रिमिनेशन ना करें, ये वॉयलेशन ना करें, सरकारों पर नेगेटिव इंजंक्शंस लगाए गए हैं. बेसिकली DPSPs आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस on state to undertake what? Affirmative action. What is affirmative action? As I told you in one of the classes, affirmative actions are those where state intervenes to bring socio-economic development of the people. तो basically part 4th कहता है कि सरकारें ये करें. फंडामेंटल राइट्स का पार्ट कहता है सरकारें दखलंदाजी ना करें, वो उनको रुकने के लिए कहता है. यहां पर सरकारों को करने के लिए कहा जाता है कि यू शुड अंडरटेक अफर्मेटिव एक्शन सो दैट देयर इज द टोटल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. और इसीलिए संविधान सभा में कहा गया, इसके बारे में जब ये डिस्कस हो रहा था तो ये बोला गया, बिकॉज दीज आर फंडामेंटल in the governance
of the country. DPSPs are fundamental in the governance of the country. ये नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन एनफोर्सेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। का मतलब ये है कि ये नॉन जस्टिशिएबल तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बिना कंट्री का गवर्नेंस ठीक से नहीं हो पाएगा, इसलिए दे आर फंडामेंटल, वेरी बेसिक। अब इस फंडामेंटल से आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स जैसे हैं, इसका मतलब है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, वेरी बेसिक टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अगर कंट्री को ठीक से गवर्न करना है, कंट्री का पूरा विकास करना है, तो ये बहुत बेसिक है, इनके बिना कंट्री का पूरा विकास नहीं हो पाएगा। ये जो मैंने आपको बताया, दिस ऑल इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 37 हमें दो बातें बताता है, एक तो ये बताता है कि ये नॉन जस्टिशिएबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और दूसरा बताता है कि ये फंडामेंटल हैं इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इन कैरेक्टर ये फंडामेंटल राइट्स जैसे नहीं हैं, बट इन एसेंस, इन उद्देश्य, इन गोल, इन विजन, दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब डीपीएसपी का जो कैरेक्टर है वो हमको आर्टिकल 37 में पता लगता है। कि 37 याद रहे ना रहे, लेकिन इसका जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो बातें निकलती हैं कि नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल क्यों है, वाई नॉन जस्टिशिएबल, इस पे आपने ध्यान दिया होगा। वाई दे आर नॉन जस्टिशिएबल, बिकॉज दीज आर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, दीज आर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, and for socio-economic rights country requires time and resources, country requires time and resources। सबको रोजगार देना है, सबको फूड देना है, सबको हेल्दी बनाना है, अस्पताल खोलने हैं, सबको वैक्सीनेशन करवाना है, सबको प्राइमरी हेल्थ केयर अच्छी मिल जाए, सबको फूड मिल जाए, सबको नौकरी मिल जाए। ये सारी चीजें फंडामेंटल राइट के नाते तो नहीं दे सकते थे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो जस्टिशिएबल हैं, और सरकारें अगर इनको फंडामेंटल राइट बना देती तो सरकारों के खिलाफ एक्शन हो जाते, क्योंकि फंडामेंटल राइट के लिए तो हम कोर्ट में जाकर लड़ सकते हैं कि उन्हें एनफोर्स किया जाए। लेकिन राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू वर्क, ये इस नेचर के राइट्स हैं। इनके लिए समय और संसाधन की आवश्यकता होती है, और समय और संसाधन समय के साथ बढ़ते हैं। जो कंट्री एकदम इंडिपेंडेंट हुआ है अंग्रेजी शासन से, जब उसका एक्सप्लॉयटेशन बहुत बड़े स्तर पे हुआ था, उस देश में अगर राइट टू वर्क, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ जैसी चीजें अगर फंडामेंटल राइट्स बना दी जाती तो गवर्नेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाती, क्योंकि इतना हालात ही ऐसे नहीं थे कि सबको राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ दे पाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हें पार्ट 4 में रखते हुए विजन दिया गया है आर्टिकल 37 में कि इनको ध्यान में रखते हुए ही सारी पॉलिसी बनाएं, और अगर ऐसा करेंगे तो अल्टीमेट उद्देश्य जो है वो है वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो हो जाएगा। तो आर्टिकल 37 या शुरुआत में 37 में बताया गया है कि इनका कैरेक्टर क्या है। आगे बढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं कि ये बेसिकली क्या कहते हैं। ये कहते हैं स्टेट should strive to bring about a social order in which justice, social, economic and political should reach all, and there is removal of inequalities among individuals as well as groups। डीपीएसपी ये कहते हैं कि स्टेट कोशिश करे, सरकार और उससे संबंधित एजेंसीज कोशिश करें
कि वो एक ऐसा सोशल ऑर्डर एस्टेब्लिश करें जिसमें सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस शुड रीच एवरीबॉडी। हर व्यक्ति का ये तीन तरफा विकास होना चाहिए, तीन तरफा न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, ऐसा और ये होना चाहिए। और साथ साथ जितनी असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज हैं, इनका रिमूवल होना चाहिए, चाहे वो दो व्यक्तियों के बीच में हो, चाहे वो दो समुदाय या ग्रुप्स के बीच में हो। दिस इज द अल्टीमेट उद्देश्य। तो जो इससे पहले मैंने बताया, कि ये कैरेक्टर है डीपीएसपी का। ये मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी का अल्टीमेट उद्देश्य, जिसके लिए हम डीपीएसपी पढ़ते हैं, वो लिखा है आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38, मैं आपको आर्टिकल से याद नहीं करा रहा, आर्टिकल 38 का ये पूरा का पूरा ब्यौरा है। आर्टिकल 38 बताता है कि ऐसा करने से होगा वेलफेयर। यहीं पे लिखा हुआ है वेलफेयर। टू स्टेट का पर्पस लोगों का वेलफेयर करना है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। वेलफेयर स्टेट तब बनेगी जब लोगों का सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस पूरी तरीके से मिलेगा और इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएंगी। जस्टिस और इक्वलिटी ये एक सी चीजें हैं, ये एक दूसरे की बिल्कुल इक्वलेंट समझ लीजिए हुआ करती हैं। अगर इनइक्वालिटी होगी तो जस्टिस नहीं होगा। इसलिए अल्टीमेट उद्देश्य इज टू डू वेलफेयर ऑफ द पीपल। ऐसा कहां मेंशन्ड है? डीपीएसपी में। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। इज इट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? आप बोलेंगे नो, इट इज नॉट explicitly mentioned in the constitution, but it is hinted, rather expressed partially in article 38 that there should be done welfare of the people, meaning thereby India is a welfare state। जब हम welfare state की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि स्टेट अफर्मेटिव एक्शंस लेगी, पॉजिटिव एक्शंस लेगी, स्टेट पे ऑब्लिगेशन है, स्टेट पे ऑब्लिगेशन है। स्टेट पे ऑब्लिगेशन किसका है? स्टेट पे ऑब्लिगेशन है, स्टेट पे ऑब्लिगेशन है। जब हम अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं तो हमारा मतलब यह है कहने का, अफर्मेटिव एक्शन से हम ये समझते हैं कि स्टेट पे ऑब्लिगेशन है और पीपल का एंटाइटलमेंट है। सरकारों की ऊपर ये ऑब्लिगेशन है और वेलफेयर लोगों का एंटाइटलमेंट है बाय वर्च्यू ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनको एंटाइटलमेंट मिला हुआ है कहां से? बाय वर्च्यू ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि सरकारों की ऑब्लिगेशन है कि वो उसे फुलफिल करें और लोगों का एम्पावरमेंट करें। यहां से ये समझते हैं। बट 37 ये कह देता है कि इनके लिए हम कोर्टों में नहीं जा सकते। तो आर्टिकल 38 बेसिकली एक जनरल आइडिया देता है कि द पर्पस ऑफ पार्ट 4 इज टू डू वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय एस्टेब्लिशिंग अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक लाइफ। तो अब यहां पर आपको एक बात पता लगी होगी, मैंने आपको बताया दिस थिंग, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आपने ये फ्रेज और कहां देखा है? आपने फ्रेज और कहां देखा है? तो आप बोलेंगे सर मैंने ये फ्रेज प्रियम्बल में देखा है। कहां देखा है? प्रियम्बल में देखा है। इसका मतलब अगर कभी क्वेश्चन आ जाए जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इज मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली वेयर, तो यू शैल से प्रियम्बल ओनली? नो, बोथ प्रियम्बल एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में भी है और पार्ट 4 में भी है। पार्ट 4 में कहां है? आर्टिकल 38 के क्लॉज 1 में है। क्लॉज याद करने की नीड नहीं है, तो आप ऐसे याद रख लेंगे कि ये प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है और पार्ट 4 में भी लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 37, 38 दोनों को मिला लें तो हमारी समझ में ये आ जाता है कि आर्टिकल 38 एक ब्रॉड विजन देता है स्टेट को ऐसा करने का, और आर्टिकल 37 करेक्टर बता देता है पार्ट 4 का कि नॉन जस्टिशिएबल है और कंट्री की गवर्नेंस में फंडामेंटल है, और ब्रॉड विजन दे देता है आर्टिकल 38। और अब जब हम इसका विस्तार करेंगे, मतलब हम आर्टिकल 39 से 51 तक जाएंगे, तब हम इस ब्रॉड विजन को सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। ये जो 38 में ब्रॉड विजन दिया हुआ है, इसको अगर हम अप्लाई करना शुरू कर दें तो इसकी डिटेलिंग में चले जाएं, फिर आर्टिकल 39, 39 कैपिटल ए, 40, 41, 42, इस तरीके से जो 38 में मेंशन्ड है सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट जस्टिस की जो बात कर रहे हैं, इसका जो विस्तार है, एक्सप्लेनेशन है, एम्प्लीफिकेशन है,
वो सब फर्दर प्रोविजंस में दिख जाएगा पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए, इतना आज के लिए बहुत है, बेसिस आपकी समझ में आ गया। अगले वीडियो लेक्चर में हम अब जो पार्ट 4 का जो विस्तार है उसको कवर करेंगे कि जो वो कहना चाहते हैं कि जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हो जाएगा, वो कैसे होगा, वो फिर फर्दर लिखा हुआ है। ऐसा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, रोजगार मिलेगा, राइट टू फूड होगा, राइट टू हेल्थ होगी, प्राइमरी हेल्थ होगी, न्यूट्रिशन होगा, मैटरनिटी डेवलपमेंट होगा, लेबर का डेवलपमेंट होगा, किसानों का डेवलपमेंट होगा, एनवायरनमेंट को सेव करेंगे, एनिमल्स को सेव करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारा उद्देश्य निहित है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।